सारथी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबियत नासाज, अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना हाल। आज से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी रिवर राफ्टिंग। जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक। 1 सितंबर से राफ्टिंग का संचालन। चल रहा था रिश्वत का खेल, अब विजिलेंस की रडार पर उत्तराखंड परिवहन निगम के आधा दर्जन अधिकारियों में मची खलबली। वन विभाग का वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू। नदियों के किनारे अतिक्रमण पर आज से चलेगा डंडा। 23 नदियां की गई चिन्हित। आपदा से निपटने के लिए चक्राता के बरमोकांडी में बनेगा हेलीपोर्ट। एक साथ उतर पाएंगे 2 हेलीकॉप्टर। छनका में खुला बद्रीनाथ हाईवे। बद्री केदारनाथ यात्रा सुचारू। भूस्खलन के चलते मलबा जमा होने से हुआ था हाईवे अवरुद्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देहरादून से हम खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर अब शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। महीनों से अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी। वन विभाग चला रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान। अब नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू करने की तैयारी। वन विभाग ने 23 नदियां चिन्हित कर ली हैं। प्रदेश में नदियों के किनारे करीब 30 से 40% कब्जे हैं। धर्मस्थल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। अब तक 510 अवैध धर्मस्थल हटाए गए और 453 अवैध मजार और 45 अवैध मंदिर। वन विभाग 300 हेक्टेयर से अधिक भूमि कब्जा मुक्त की गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धर्मस्थल के नाम पर अतिक्रमण किस तरीके से किया जा रहा था वो आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहां पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। हालांकि अब इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। और देखिए यहाँ पर कितनी जगहों पर अतिक्रमण हटाया भी किया है, कब्जा मुक्त कराई गई है जमीन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, कब्जा मुक्त कराई गई है बहुत सारी जमीन और अभी भी कई जमीनों पर बुलडोजर चलना जारी है। धर्मस्थलों के नाम पर यहां पर अवैध कब्जा हो रहा था। नदियों के किनारे कब्जे की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब प्रशासन का पीला पंजा एक्टिव हो गया। अंकित, पहले अनम्यूट करें, इसके बाद अपनी बात शुरू करें। देखिए गरिमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी सरकारी जमीन है राज्य की, उसको कब्जा मुक्त चलाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो चला है जब इस पीले पंजे के माध्यम से जो सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जा हो रखा था और विशेषकर जो धर्म के नाम पर और जो मंदिर मस्जिदों के नाम पर जो सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, तो इन सब चीजों को देखते हुए वन विभाग ने सरकारी जमीन को खाली कराते हुए अब तक 500 से ज्यादा जो धर्मस्थल हैं उनको उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया है। हालांकि कई एक जगह में वन विभाग की टीम को, जिला प्रशासन की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग की ओर से सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करते हुए लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और करीब करीब गरिमा 30 से 40% जो हमारी नदियों के किनारे जो कब्जे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, अवैध कब्जे हैं और बड़ी संख्या में ये अवैध कब्जे अब ध्वस्त किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से 2-3 महीने पूर्व ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्य योजना तैयार करके वन विभाग की ओर से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। और अब तक 500 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की है और वन विभाग का कहना है कि उनकी ओर से लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। कल भी हमने देखा कि मसूरी में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जगह जगह जो है
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे सरकारी भूमि को इन अवैध अतिक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाया जा रहा है और अब ये इन सरकारी भूमियों की निगरानी होती रहे, इसको लेकर के भी कार्य योजना तैयार की जा रही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद ये तमाम कार्रवाई आप देख रहे हैं गरिमा, और इसके बाद भी आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई को आप जारी देखता हुआ देखेंगे। और एक बड़ी संख्या है जो कि इस समय सरकार की जो सरकारी भूमि है वो अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, उसको भी छुड़ाने का काम सरकार की तरफ से जारी है। बिल्कुल, देखिए सरकार नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अंकित, क्या और भी जगह है जहां पर अतिक्रमण हटाए जाने की कवायद तेज हो सकती है? क्या शहरों के भीतर या फिर जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, यहां पर भी हम देखते हैं कि कई बार कब्जा कर लिया जाता है। पहाड़ों पर लोग कब्जा करके अपने रेस्टोरेंट्स तक बना लेते हैं, होटल संचालित किए जाते हैं। ऐसे में अब जब नदियों किनारे इस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या वहां तक भी ये पहुंचेगा अभियान? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए उत्तराखंड में ऐसे बहुत से कब्जे हैं जो कि पहले तो नदियों के किनारे, उसके बाद फिर जहां पर पर्यटन स्थल देखते हैं वहां पर अपनी दुकानें खुल दी जाती है, और उसके बाद फिर जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो उससे भी उनको गुरेज होता है, और कार्रवाई करने के बाद फिर 3 दिनों में ये सारी जो अवैध अतिक्रमण है वो फिर से हावी हो जाते हैं। तो देखिए सरकार की तरफ से इन सब चीजों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है गरिमा, और अभी तक ये कार्रवाई नदियों के किनारे चल रही थी। अब जो शहरों के भीतर या जो जहाँ पर पर्यटन स्थल है, जो कि जहाँ पर जाम की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण बना करके अपनी दुकानें तो चला रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को उससे कितनी दिक्कतें हो रही है, इसका ध्यान जो अतिक्रमणकारी नहीं रख रहे हैं, इन सब चीजों पर कार्रवाई की जा रही है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिला प्रशासन की 5 टीमें लगाई गई है जो कि रोजाना अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक चिंता की बात यह है गरिमा कि जैसे ही ये टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर 2 से या 3 दिन में फिर से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसकी निगरानी के लिए भी शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं तैयारी रखनी होगी, क्योंकि अतिक्रमणकारियों के जो सुधरने की नीयत जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है, और जैसे ही टीम इस अतिक्रमण को हटाती है और उसके बाद फिर पुनः अवैध अतिक्रमण हो जाता है, तो इस पर भी सरकार अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। तो आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो वन विभाग अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी के साथ चला रहा है। कई जगहों पर कब्जा मुक्त जमीन भी कराई गई है, लेकिन अभी भी ये अभियान जारी है। नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साफ तौर पर यहाँ पर वन विभाग की वन क्षेत्र की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए बुलडोजर एक्टिव हो गया है और अवैध कब्जों पर शिकंजा कसा जाना भी शुरू हो चुका है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कब्जा मुक्त कराई जा रही जमीन। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामनगर के कारपेट नेशनल पार्क का बिजरानी और गार्जिया जोन 30 जून से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया। इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब अक्टूबर महीने में किया जा सकेगा। बरसात के महीने में पार्क के बिजरानी व गार्जिया जोन में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। इस सीजन में कारपेट पार्क में लाखों की तादाद में सैलानी। कॉर्बेट नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पहचाना जाता है। देखिए, अब मानसून सीज़न प्रारंभ हो चुका है। 1 जून से ही हमने हाई अलर्ट क्षेत्र में घोषित कर दिया था। मानसून सीज़न में फुट पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा ये है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। और अगली खबर रामनगर से है, जहां पर लंबे समय से लकड़ी चोरी का काम किया जा रहा था। तस्करों के द्वारा वन कर्मियों पर कई बार हमला भी किया गया, जिसको लेकर विभाग के द्वारा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। लगातार हो रही लकड़ी चोरी को गंभीरता से लेते हुए तराई पश्चिमी वन विभाग के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी को तस्करों के घर से बरामद करने की कार्रवाई की गई है।
वहाँ पर जो वन निगम के लॉट से जो चोरी हो रहा था लगातार सूचना आ रही थी, इसको देखते हुए वन विभाग ने एक स्पेशल अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इस क्रम में अपनी सभी रेंजों की टीम को, स्टाफ को इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से ग्राम गजरौला और इटौवा में छापा मारा गया। और जो इस बीच में जो भी इन लोगों ने सब माल वन निगम के लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, तो वो सब जो है सारा माल कल जा करके बरामद किया। उनके घर से अपने यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली और वो हाइड्रा मशीन लेकर के गए थे और वहाँ से सारा हर एक के घर में से जा करके घर के अंदर घुस करके उनका सारा माल बरामद कर लिया गया। राज्य के वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री धामी और भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने चयनित साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए के चेक भेंट किए हैं। भाषा संस्थान ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित ITDR सभागार में साहित्यकारों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। आज सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों को सम्मानित करके वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अपनी बोली भाषा को भुलाकर विकास संभव नहीं है। राज्य में बोली भाषा के विकास का क्रम जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। भाषा हमारी विरासत और संस्कृति का बोध कराने वाला अनुष्ठान है। हिंदी के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्यकार संतोष कुमार तिवारी जी का अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर 2 महीने के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। अब ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। मानसून सीजन में 2 महीने के लिए रिवर राफ्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बरसात के सीजन के कारण 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद रहती है। वर्ष आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लाखों साहसिक पर्यटन राफ्टिंग के शौकीनों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में राफ्टिंग विशेष स्थान रखता है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में 90% होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यापार प्रतिष्ठान भी इसी राफ्टिंग के वजह से ही संचालित होते हैं। उत्तराखंड के क्रांति दल का द्विवार्षिक महाधिवेशन पिथौरागढ़ में होना तय हुआ था, जो अब 24 से 25 जुलाई को गैरसैंण में होगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष AP जयाल ने उक्रांत का नाम बदलने की बात करने वालों को अपराधी बताया और बताया कि कई जिलों से उनके यहां महाधिवेशन कराने की मांग की जा रही थी। आयोजन स्थल तय करने को केंद्रीय उपाध्यक्ष किशन सिंह मेहता के नेतृत्व में बनाई समिति ने गैरसैंण का नाम फाइनल किया है। चुनाव होगा, हमारे डेलीगेट्स जितने भी जिलों से आ रहे हैं 15-15 डेलीगेट्स हमने हर एक जिले से। उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई को गैरसैंण में अपना सम्मेलन करने जा रहा है और उसकी विधिवत अधिसूचना जारी हो गई है और इसका चुनाव कार्यक्रम हम शीघ्र जारी करेंगे। विधिवत इसमें नामांकन लिए जाएंगे। 1 से अधिक प्रत्याशी होने के स्थिति में हमारा प्रयास होगा कि उस पर सर्वसम्मति बनाई जाए। अगर नहीं बनती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा। हमारे डेलीगेट्स जितने भी जिलों से आ रहे हैं 15-15 डेलीगेट्स हमने हर एक जिले से मांगे हैं। देहरादून और दिल्ली प्रदेश इकाइयों से, देहरादून महानगर से 20-20 डेलीगेट मांगे हैं और जितने भी महानगर हैं हर जगह से 10-10 डेलीगेट मांगे। ये डेलीगेट सूची हमारी 10 तारीख को जारी हो जाएगी
और आवश्यकता पड़ने पर यह डेलीगेट सूची मतदाता का रूप ले लेगी। इस निवेदन के लिए आप लोगों को हमने आवेदन किया। जी। मौसम विभाग ने देहरादून के साथ ही टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों और बाकी जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। राज्य में देहरादून समेत सभी पर्वतीय जिलों में 4 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लिए फिलहाल अगले 4 दिन के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आप सभी का स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत देहरादून के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने नरेंद्र नेगी के कंडोली स्थित आवास पहुंचकर उन्हें केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए राज्य सरकार के कामों से जुड़ी साहित्य सामग्री भेंट की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास, सामर्थ्य और विश्व कीर्ति को लेकर देश स्वर्णिम काल में पहुंचा है। अब भाजपा संगठन और पार्टी की सरकारों का लक्ष्य भारत को विकासशील देशों की सूची से विकसित देशों की श्रेणी में शीघ्र पहुंचाना है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 2700 मीट्रिक टन यूरिया मुहैया कराने की मांग उठाई। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में जोशी ने यह मुद्दा उठाया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री 4 से 17 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के चलते यातायात प्रभावित रहेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2 लाख बोतल नैनो यूरिया का कोटा दिया है। इसमें 12,500 मीट्रिक टन यूरिया की बचत होगी। और अगली खबर लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत से है, जहां मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिला। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन द्वारा सरकारी व अन्य मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा ठोस कदम उठाया गया था, जिसके चलते शहरी क्षेत्र सहित अन्य देहात क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मगर इसके बावजूद भी लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। प्रशासन की नजरें इस अतिक्रमण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं व शिव भगत भी इन्हीं मार्गों से होकर हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते शिव भक्तों को अतिक्रमण की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हमारे स्टेट में ऐसा मानते हैं कि फर्टिलाइजर इज सेंट्रल सब्जेक्ट। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का एक बार फिर से बाहर आ गया है जिन। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया है। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया। आपको बता दें कि साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुचर्चित स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत के साथ ही कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग कर्ता और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सम्मिलित हैं। इन नेताओं को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए की गई है? उत्तराखंड में साल
2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है और कहा कि जांच एजेंसियां जितना उत्पीड़न कर सकती हैं वह झेलने को तैयार हैं और वो सीबीआई कोर्ट और उससे आगे भी हर स्तर पर इसके लिए लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सीबीआई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर के जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और वो इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस उसको सर्व किया है। अब उनकी हिसाब से बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ। और न्याय, जिसको भी न्याय की जरूरत थी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता है। 8 साल में तो नदी में बहुत पानी बह चुका होता है। 8 साल में बहुत परिस्थितियां बदली। 8 साल में जो है 3 सरकार बदल गई। 16 के जो एक साल 16 की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी सरकार रही, फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई की दिल्ली ब्रांच के पास है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दरअसल वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते हुए स्टिंग में दिखाए गए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई। दावा किया जाता है कि इन दोनों के स्टिंग कर्ता उमेश कुमार है। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है, अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा है और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। देखिए, ऐसा है, ये सीबीआई का मुद्दा है और सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है, क्या कानून की प्रक्रिया होती है। लेकिन
जिस प्रकार से ये बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, न मिटते हैं और न कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें और शांत करने के बाद आपस में ही सोचे कि कौन किस में किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कब तक साथ देगा। कुल मिलाकर स्टिंग प्रकरण मामले का जिन एक बार फिर बाहर आने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीबीआई की 8 साल बाद हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई की ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए एक साजिश है? क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।